Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई फिजिक्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है सोलेनॉइड यानी कि परिनालिका। आज हम पढ़ेंगे सोलेनॉइड क्या होती है, कैसे हम एक सोलेनॉइड यानी परिनालिका को बनाते हैं। फिर एम्पियर्स लॉ की हेल्प से हम ये भी पता करेंगे कि एक परिनालिका के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है और परिनालिका के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो क्योंकि एम्पियर्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सोलेनॉइड भी एम्पियर्स लॉ का ही एक एप्लीकेशन है, उसी का एक अनुप्रयोग है। तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं कि एक परिनालिका कैसे बनाई जाती है। तो परिनालिका बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक पतली और कोई भी कुचालक पदार्थ की नली लेते हैं, है ना। पतली यानी जिसकी रेडियस कम है और लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, ऐसी एक नली ले लेते हैं, वो भी कोई न कोई इंसुलेटेड मटेरियल की, है ना। और उस फिर मटेरियल पर, उस नली पर फिर हम एक कॉपर का वायर लपेटते हैं और वो भी इंसुलेटेड फेरों के रूप में, यानी कि विद्युत रोधी फेरों के रूप में। तब जो व्यवस्था बनेगी उसको परिनालिका बोलते हैं। अगर उसे मैं यहाँ फिगर में दिखाना चाहूँ तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से एक पतली बेलनाकार कुचालक पदार्थ की नली लेनी है। तो ये मैंने एक कुचालक पदार्थ की और पतली बेलनाकार नली ले रखी है और फिर इस पर तांबे का तार लपेटना है विद्युत रोधी फेरों के रूप में। तो देखें, मैं एक तांबे का तार लेकर उसका एक सिरा तो आपको ये दिखा रहा हूँ, है ना। ऐसे करके पीछे से होके आ रहा है, फिर यूँ सामने निकलेगा। तो सामने निकलेगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा ये वाला फेरा, फिर ये पीछे से जाएगा, फिर यूँ आके सामने निकलेगा तो अगला फेरा आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यानी कि जितने भी फेरे लपेटूंगा वो फिगर में कुछ ऐसे दिखेंगे। और अंतिम फेरा फिर ऐसे करके निकल आया, है ना। तो ये जो व्यवस्था हम सामने फिगर में देख रहे हैं, इस व्यवस्था को ही बोलते हैं सोलेनॉइड, इसी को बोलते हैं परिनालिका। अच्छा, ऐसे तो हम एक कॉइल भी बनाते थे, एक कुंडली भी तो ऐसे ही बनाती है कि तांबे के तार के बहुत सारे विद्युत रोधी किसी चीज़ पर फेरे लपेट देते हैं, तब एक कुंडली बन जाती है। तो क्या अंतर रह गया एक कुंडली में और परिनालिका में? तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कुंडली जो होती है उसकी लंबाई काफ़ी कम रहती है और परिनालिका की लंबाई जो है इसकी रेडियस की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि परिनालिका भी एक प्रकार की कॉइल ही है, एक प्रकार की कुंडली है। बस परिनालिका एक ऐसी कुंडली होती है जिसकी लंबाई उसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत ज़्यादा है ना। जैसे मैं इसका एक छोटा सा भाग काट लूँ तब जो व्यवस्था सामने निकल के आएगी उसको मैं कॉइल बोल सकता हूँ, क्योंकि उस छोटे से भाग की लंबाई जो है वो रेडियस की तुलना में बहुत ज़्यादा नहीं है, तब तक तो मैं उसको कॉइल ही बोलूँगा। लेकिन अगर मैंने लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है रेडियस के कंपैरिजन में, तब इस व्यवस्था को हम बोलते हैं परिनालिका। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि अगर हम इसमें कोई करंट फ्लो करवा दें, जैसे मान लो मैंने इसमें आई धारा प्रवाहित करवाई, है ना। इसके दो सिरे दिख रहे हैं आपको, ये वाला सिरा मैं बैटरी के मान लो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, तो फिर करंट ऐसे चलेगा। पहले वो पीछे करके ऐसे करके पीछे से होके आएगा, है ना करंट, फिर ये सामने आके निकलेगा यूँ, फिर धारा पीछे होके जाएगी, फिर सामने आकर निकलेगी, है ना, फिर पीछे से घूम के आएगी, फिर सामने वाले फेरे में ऐसे दिखाई देगी। तो ये जितने भी फेरे आपको इस परिनालिका में दिखाई दे रहे हैं, इन सब में करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही होगी और अंतिम फेरे में धारा फिर ऐसे करके निकल के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएगी। तो जब हमने इस परिनालिका में धारा प्रवाहित करवा दी है तो इसका प्रत्येक फेरा अब व्यवहार करने लग जाएगा एक धारावाही लूप की तरह, है ना। एक सिंगल फेरा है, ऐसे करके उसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो उसे हम धारावाही लूप बोलते हैं। तो इसमें जितने भी 100, 200, 500 जितने भी फेरे इस पर हमने लपेट रखे थे, ये सब अपने आप में एक धारावाही लूप बन गए। और
जितने भी ये धारावाही लूप हैं इन सब के तल एक दूसरे के समांतर होंगे, क्योंकि पहला फेरा ऐसे करके ये इसका तल, फिर उसके जस्ट आगे दूसरा फेरा ऐसे ही है, ये इसका दूसरा तल हो गया है ना, फिर तीसरा फेरा उसका तल, यानी कि जितने भी फेरे हैं सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। ऐसे करके जितने भी धारावाही लूप हैं वो सब एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं ना। अब हमें ये पता करना है कि इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसको कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा दिखाते हैं, जहाँ भी हमें चुंबकीय क्षेत्र दिखाना होता है फिगर में, तो वहाँ हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की हेल्प लेते हैं। तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, है ना, कितना होगा, ये तो हम बाद में चल के निकालेंगे अलग डेरिवेशन से, लेकिन पहले ये पता करना है कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। कैसा से मतलब इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो किस प्रकार व्यवस्थित होंगी, और परिनालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा होगा, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की स्थिति क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ चुंबकीय क्षेत्र दिखाने से पहले हम एक सिंगल लूप को लेके चलते हैं ना, उसको लेके थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि जैसे मान लो ये मैंने आपको एक लूप दिखाया हुआ है, वो भी धारावाही लूप है, इसमें कोई न कोई डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। मैं ऐसा मान रहा हूँ इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऐसे फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज। तो इस लूप के कारण अलग अलग पॉइंट पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाना चाहूँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाना चाहूँ, क्योंकि हमें पता है ना धारावाही लूप एक चुंबकीय क्षेत्र तो बनाता ही है, और उस चुंबकीय क्षेत्र को हम दिखाया करते हैं किसके द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा। तो वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि एक सिंगल लूप की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ दिखने में कैसी होती होंगी। और इसके लिए आपको एक दो प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम पढ़ेंगे तो अगले चैप्टर में, लेकिन उनके एक दो गुणों की ज़रूरत हमें यहाँ पढ़ने वाली है, तो उनकी थोड़ी बहुत बात अभी कर लेते हैं। सबसे पहला एक गुण तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ होती हैं सब जिस सरफेस से निकलती हैं, जिस पृष्ठ से वो रेखाएँ निकलती हैं उससे हमेशा परपेंडिकुलर निकलती हैं। आगे जाके भले ही वो ऐसे घूम जाएं, ऐसे घूम जाएं, लेकिन जब निकलेंगी तो लंबवत निकलेंगी, और जिस सरफेस पर जाकर ये रेखाएं मिलती हैं वहाँ हमेशा लंबवत मिलती हैं। ठीक है ना, यानी कि जिस सरफेस से निकलेंगी वहाँ से लंबवत निकलेंगी, और जिस सतह पर जाकर मिलेंगी तो वहाँ लंबवत मिलेंगी। एक प्रॉपर्टी तो ये है जिसका यूज हम यहाँ अभी करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सब एक दूसरे के समांतर हैं, बराबर बराबर दूरी पर हैं और समांतर हैं, तो हम ऐसा कह देंगे कि वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान है ना। और तीसरी प्रॉपर्टी आपको ये ध्यान रखनी है कि जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा डेंस होती हैं, जितनी ज़्यादा सघन होती हैं, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज़्यादा होती है, और जहाँ ये रेखाएं जितनी ज़्यादा दूर दूर होती हैं वहाँ पर तीव्रता उतनी कम। रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर उतना कमज़ोर होता जाएगा, दुर्बल होता जाएगा। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी है जिनका हम यहाँ कुछ बातें एक्सप्लेन करने में यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक करंट कैरिंग लूप दिखा रहा हूँ, इसका मैग्नेटिक फील्ड में चित्र में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं रेखाएँ दिखाऊँगा उसके लिए, जिनको हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ बोलते हैं। अब इसके चारों ओर कैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ बन रही होंगी वो समझें। सबसे पहली बात, जो रेखा सेंटर से होके जा रही होगी उसकी शेप, उसकी आकृति कैसी होगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमा दूंगा, तब अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन यानी कि रेखा की डायरेक्शन पता चलेगी। तो मैंने ऐसे करके उंगलियां घुमाई, ये अंगूठा ऐसे आ रहा है, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ सेंटर से होके जो रेखा जा रही होगी ना वो एकदम ऐसे होगी, सीधी सीधी, बिल्कुल एकदम यूँ करके सीधी आ रही होगी, ऐसे, है ना, वो नहीं मुड़ने वाली किधर। लेकिन सेंटर के अलावा और भी तो बहुत सारी रेखाएं होंगी, जैसे यहाँ से जो रेखा निकल रही है वो तो एकदम सीधी है, यहाँ से जो निकलेगी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हजारों की लाखों की संख्या में रेखाएं दिखा सकते हैं हम। तो मैं उन सब में से आपको कुछ रेखाएं दिखा के समझाने का प्रयास करता हूँ कि इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ एक छोटा सा सेगमेंट, एक छोटा सा अल्पांश यहाँ पर लेता हूँ, इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे है ना, यूँ करके इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो उसकी वजह से इस अल्पांश या धारावाही अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी बनेगी, तो उसके लिए मैं अंगूठा तो कर दूंगा करंट की डायरेक्शन में, और उंगलियां यूँ घुमाऊंगा, जैसे उंगली घूम रही है वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा घूमेगी, है ना। तो देखो अंगूठा इधर कर दिया और उंगलियां मैंने यूँ घुमाई, तो इस अल्पांश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा यूँ घूम रही होगी। अगर ये अल्पांश है ना ये, तो इसके चारों ओर ऐसे घूम रही रेखाएँ यूँ,
एक छोटी वाली रेखा ये होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। आपको एक्चुअल में ये चीज़ें यहाँ नहीं दिखाई जा सकती, थोड़ा इमेजिनेशन पे ध्यान देना है। तो यहाँ वाली जो रेखा होगी मैं उसको दिखाने का प्रयास करूँ कि एक रेखा कुछ ऐसे आएगी, फिर दूसरी रेखा, और दिखाना चाहो तो और भी बहुत सारी रेखाएं बना सकते हो आप। ऐसे करके चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसके चारों ओर बनेंगी, है ना। ऐसी और भी जगह दिखा सकते हो। अगर मैं यहाँ एक छोटा सा सेगमेंट ले लेता हूँ तो इसमें करंट की डायरेक्शन यूँ है, तब मैंने अंगूठा यूँ करना है और उंगलियाँ ऐसे घुमाऊंगा। इसका मतलब इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे करके घूम रही होंगी। एक रेखा ये, फिर दूसरी, फिर ऐसी तीसरी। यहाँ ले लूँ तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो अंगूठा मैंने नीचे करके यूँ घुमाई उंगलियाँ, है ना। तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे घूम रही होंगी। ऐसे ही यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ तो इसमें करंट की डायरेक्शन यूँ, उंगलियाँ यूँ घुमाई, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे घूम रही होंगी इस तरह से। यानी कि अगर आप इनको एक्चुअल में देख पा रहे हो तो ये सारी रेखाएं जो हैं वो ऐसे करके निकल रही हैं, फिर यूँ जा रही है ना। ये वाली रेखा यूँ निकल रही है, फिर ऐसे घूम रही है। ये वाली रेखा यूँ निकल रही है, फिर यूँ जा रही है। ये सारी रेखाएं यूँ निकल के यूँ घूम के आ रही हैं। यानी कि ये जितनी भी रेखाएं हैं ना, ये सब ऐसे निकल रही हैं और फिर यूँ फैल जाती हैं। इधर वाली यूँ फैल जाती हैं, ये वाली ऐसे फैल जाती हैं। यानी कि जिस तल से ये रेखाएं निकल रही थी वहाँ से तो सब लंबवत निकली, लेकिन आगे जाके फिर ये यूँ करके ऐसे करके फैली, यूँ करके, और यूँ घूम के या फिर यूँ घूम के और वापस लौट के वहीं पर आएंगी। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद वक्रों के रूप में होती हैं, तो जहाँ से चलेंगी लौट के वहीं पर आएंगी। लेकिन ये जो सेंटर से होके जा रही थी ये एकदम सीधी सी आएगी, ये भी घूम के आएगी लेकिन बहुत ज़्यादा दूर होके, तो लगभग सीधी सी दिखेगी जब सेंटर से होके जा रही है। तो ये आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है कि अगर एक सिंगल लूप है ना, तो सिंगल लूप से जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही होंगी, निकलेंगी सब परपेंडिकुलर लूप के तल के लंबवत निकलेंगी, लेकिन फिर वो ऐसे फैलेंगी यूँ और ऐसे घूम के यूँ करके आके वापस वहीं पर मिल जाएंगी। इस तरह का चुंबकीय क्षेत्र बनता है एक सिंगल लूप के कारण। अब आ जाते हैं यहाँ पर, जब हमने इस परिनालिका में धारा प्रवाहित करवाई है तो इसका प्रत्येक फेरा अपने आप में इस तरह का एक धारावाही लूप बन चुका है। और जितने भी धारावाही लूप हैं सबके जो प्लेन हैं, सबके जो तल हैं वो एक दूसरे के पैरेलल बने हुए हैं। तो सब में ही क्योंकि धारा प्रवाहित हो रही है, अच्छा जितने भी लूप हैं सब में एक जैसा करंट फ्लो हो रहा है। ऐसे आई गया, वही आई धारा फिर अगले वाले में घूम रही है, वही आई धारा फिर उससे आगे वाले में घूम रही है। दूसरी बात कि ये जितने भी हैं उन सब के तल भी समान है ना। तो पहले वाले में करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे करके है तो अगले वाले में भी करंट ऐसे ही घूम रहा है, क्योंकि वही धारा तो अगले में जाती है। फिर तीसरे फेरे में, चौथे में, जितने में भी हैं सब में करंट की डायरेक्शन एक जैसी होगी। तो जितने भी लूप हैं सब में करंट सेम फ्लो हो रहा है और सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो पहले वाले लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, लेकिन सामने अगला जो दूसरा लूप रखा हुआ है, मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं सब जिस सरफेस से निकलती हैं वहाँ से परपेंडिकुलर निकलती हैं और जिस सरफेस पर मिलती हैं वहाँ भी परपेंडिकुलर ही मिलती हैं। सोचो एक लूप ये और इसके जस्ट सामने एक लूप ये रखा हुआ है, उसके जस्ट सामने एक और लूप ये रखा हुआ है। इसके सेंटर से जो लाइन निकली है, जो फील्ड लाइन यहाँ से निकली है क्षेत्र रेखा, वो तो एकदम सीधी चलते हुए ऐसे करके जा रही है ना। वो तो सीधी जाती है, सेंटर वाली लाइन यहाँ से जो निकलती है वो ऐसे करके आती है सीधी। तो ये वाली लाइन तो ऐसे जा ही रही है, लेकिन यहाँ से जो निकलेगी वो तो यूँ फैलती थी। अगर सिंगल अकेला लूप है तो ये वाली लाइन ऐसे फैलती है, यहाँ से जो निकलेगी वो ऐसे फैलेगी, इधर से जो निकलेगी वो ऐसे फैल के आएगी, उधर साइड से जो निकलेगी वो ऐसे करके फैल के चली जाएगी। लेकिन अब की बार इनको यूँ फैलने का मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि अगर यहाँ से निकलने वाली क्षेत्र रेखा ऐसे करके फैल जाती यूँ करके, तो ये वाली रेखा इसके तल के लंबवत कहाँ रही है ना। यहाँ से निकली थी परपेंडिकुलर, लेकिन सामने वाले तक पहुँचते पहुँचते वो ऐसे हो गई है। अगर ये ऐसे घूमती तो यूँ हो जाती। अब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री थोड़ी ना बन रहा है, 90 डिग्री तो तब बनेगा जब ये ऐसे जाए। तो क्योंकि ये लूप इसके जस्ट पास में रखा हुआ है और दोनों के तल समांतर हैं, अगर ये रेखा यहाँ से परपेंडिकुलर निकली है और अगले वाले लूप पर भी परपेंडिकुलर जाकर ही इसको मिलना है, तो ये रेखा फिर ऐसे नहीं जाएगी, ये रेखा अब यूँ सीधी जाएगी ऐसे।
ऐसे ही यहाँ से जो लाइन निकलेगी, जो फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगी, उसको मुड़ने का अवसर नहीं मिला। अकेला लूप होता तो ये ऐसे फैल जाती, लेकिन अभी नहीं फैल पा रही है क्योंकि आगे वाले लूप के भी इनको परपेंडिकुलर ही रहना है, तो यहाँ तक भी सीधी गई है। अब अगर ये तीसरा लूप नहीं होता तो यहाँ के बाद फैल जाती है ऐसे करके, लेकिन फिर जस्ट आगे ही तीसरा लूप रखा हुआ है तो इनको फिर से फैलने का मौका नहीं मिला है, फिर इनको सीधा चलना पड़ा है। क्यों चलना पड़ा है? क्योंकि जब सीधी चलेंगी तभी तो अगले वाले लूप के परपेंडिकुलर हो पाएंगी ये। अगर और आगे लूप है तो ये फिर से नहीं फैल पाएंगी, उसके लिए भी इसको सीधा ही चलना पड़ेगा ऐसे करके। तो यहाँ से अगर कोई रेखा बनती है तो यहाँ तक आते आते वो एकदम सीधी चली रहेंगी, यहाँ से यहाँ तक एकदम रेखाएं सीधी चलेंगी, लेकिन जब ये अंतिम लूप पर पहुँचेंगी तो फिर रेखाएं कुछ ऐसे फैलने लग जाएंगी। मैं आपको इसके अंदर की कुछ रेखाएं दिखाता हूँ कि एक तो वो रेखा ले लेते हैं जो इसके ठीक सेंटर से जा रही है। उससे भी पहले आप एक बार यूँ समझ लो कि करंट ऐसे करके घूम रहा है इसमें। अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो ये वाले करंट की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, और जो सिरा क्लॉकवाइज धारा दिखाता है वो काम करता है एस ध्रुव का। ये हम कई दिन पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। तो इधर से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये एस ध्रुव का काम करेगा, परिनालिका का इधर वाला जो सिरा है वो काम करेगा एस ध्रुव का, और उधर वाला जो सिरा है वो काम कर जाएगा फिर एन ध्रुव का। और जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सब चुंबक के बाहर, यानी कि जिस उपकरण के कारण वो रेखाएं बन रही हैं उसके बाहर चलती हैं एन ध्रुव से एस ध्रुव की तरफ, और अंदर जो रेखाएं चलती हैं वो चलती हैं एस ध्रुव से एन ध्रुव की तरफ। तो इसीलिए ये जो रेखाएं होंगी, जो सेंटर से होकर जो रेखा जा रही है वो तो एकदम वैसे ही सीधी होती है, तो ये तो रेखा ऐसे चल के गई है ना। एक्चुअल में डॉट डॉट करके दिखाऊं मैं इन रेखाओं को, तो ये वाली जो रेखा है जो बिल्कुल ठीक बीच में से निकली थी वो एकदम सीधी निकली है ऐसे करके। इसके अलावा जो जितनी भी रेखाएं थी ना, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, इनको भी कहाँ फैलने का मौका मिला है, इनको भी सीधा ही चलना पड़ रहा है। तो और भी रेखाएं अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये ऐसे करके दिखा सकते हैं। ये वाली रेखा है ना, ऐसे एक रेखा ये है, इसके अलावा एक क्षेत्र रेखा आप ऐसे दिखा रहे हो। ये सारी रेखाएं जो होंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी और सीधी चल रही हैं, सब बराबर दूरी पर हैं एक दूसरे से। तो परिनालिका के अंदर जब तक ये रेखाएं रहेंगी तब तक तो सब एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी ऐसे करके, है ना, जैसे दिख रही फिगर में। लेकिन जब ये परिनालिका के बाहर आएंगी, यानी कि अब इसके बाद में और कोई लूप और कोई फेरा नहीं बचा है जो इनको ऐसे फैलने से रोक पाए, तो फिर ये रेखाएं ऐसे करके फैलने लग जाएंगी। ये वाली रेखा ऐसे, ये रेखाएं फिर ऐसे करके फैली, ऐसे ही इधर से भी। इस तरह से ये सारी रेखाएं फिर ऐसे करके फैलने लग जाती हैं, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब। अभी जितनी ज़रूरत थी उतनी मैंने आपको बता रखी है। निकलती किधर से, ये अगर एस पोल का काम कर रहा है तो इधर वाला सिरा एन पोल का काम कर रहा था। जितनी भी फील्ड लाइंस होती हैं मैग्नेट के या फिर परिनालिका के बाहर, सब चलती हैं एन से एस की तरफ, यानी कि ये ऐसे घूम के आ रही होंगी यूँ करके। ये सब रेखाएं ऐसे घूम के आके फाइनली यहाँ मिलती हैं। जैसे ये वाली ऐसे आई, यहाँ मिल गई, मैंने वो दिखाई नहीं आते हुए, है ना। ये वाली जो लाइन है वो ऐसे घूम के आएगी, यहाँ मिलेगी। ऐसे ये वाली ऐसे घूम के आएगी, यहाँ मिल जाएगी। ये सब आके बंद वक्र कंप्लीट करेंगी अपना, निकलेंगी सब एन ध्रुव से और यहाँ सब एस ध्रुव पर आकर मिलेंगी। फिर अंदर भी चल रही हैं किधर, एस से एन की तरफ, ऐसे करके बाहर चलती हैं एन से एस और अंदर चलती हैं एस से एन की तरफ। अब आप समझ सकते हो कि एक सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक जैसा होता है। कंडीशन ये है कि मैंने ये जो आपको सोलेनॉइड दिखाई है ना, इसकी लेंथ, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, या मैं इसकी लंबाई अनंत मान सकता हूँ, क्योंकि अगर छोटी लंबाई की होती तो ये यहीं से फैलने लग जाती ना। इसीलिए जब मैं कह रहा हूँ ना कि इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है तो ये सारी रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो गई हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि एक परिनालिका के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक समान होता है। क्यों होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सब एक दूसरे के पैरेलल हैं और बराबर बराबर डिस्टेंस पर हैं। इसीलिए जितना यहाँ उतना यहाँ, उतना यहाँ उतना, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम रहेगा।
लेकिन अगर मैं सिरों पर आ जाऊँ तो सिरों पर आकर तो रेखाएं फैलने लग जाती हैं, और हमें पता है रेखाएं जितनी दूर होंगी मैग्नेटिक फील्ड उतना कम। तो सिरों पर आकर फिर मैग्नेटिक फील्ड कुछ घटने लग जाता है, अंदर अंदर हर पॉइंट पर एक जैसा रहेगा, लेकिन अगर हम सिरों पर आ जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड फिर कम होने लग जाता है। अच्छा, अगर मैं इस परिनालिका के बाहर कोई पॉइंट ले लूँ, यहाँ यहाँ यहाँ, है ना, बाहर अगर हम आ जाते हैं तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो मैं कह सकता हूँ कि एक सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा जीरो होता है। अब सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो कैसे होता है, हम इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ध्यान रहे, ये सारी बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, वो एक बहुत लंबी परिनालिका या अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए बता रहा हूँ कि अनंत लंबाई की परिनालिका जो है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर एक जैसा होता है, लेकिन बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। अब ज़रा इस चीज़ को समझ लेते हैं कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो कैसे होता है ना। इसको अपन दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो अगर आपको रेखाएं समझ में आई हों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टी समझ में आई हो, तो इनके आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेखाएं जितनी दूर होती हैं चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो उतना ही वहाँ पर कम होता है ना। तो देखो ये वाली जो रेखा है, क्योंकि ये काफ़ी दूर तक जा रही होगी, मैंने तो आपको एक छोटा सा हिस्सा दिखाया है, लंबाई तो बहुत ज़्यादा है इस परिनालिका की, तो ये ऐसे करके घूम के आ रही होगी, यूँ करके, है ना, बीच में कोई रेखा है ही नहीं यहाँ पर। फिर ये वाली रेखा और दूर होके आ रही होगी ऐसे घूम के, यूँ करके। इसका मतलब रेखाओं के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। अब आप खुद सोचो ना कि जो चीज़ अनंत लंबाई की है उसका अगर हमें ऐसे करके वक्र कंप्लीट करना है तो ये एक से दूसरी रेखा कितनी ज़्यादा दूरी पर होगी, इतनी ज़्यादा दूरी पर होगी कि दो रेखाओं के बीच में बहुत बड़ा गैप आ रहा है। जैसे यहाँ दो रेखाओं के बीच में ना के बराबर गैप था, लेकिन बाहर की जब हम बात करेंगे, अगर परिनालिका की लंबाई बहुत ज़्यादा है तो कोई भी दो रेखाओं के बीच का गैप बहुत ज़्यादा, और गैप बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम। बहुत कम से मेरा मतलब है लगभग जीरो। तो या तो आप ऐसे समझ लें कि एक परिनालिका के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो लगभग जीरो होता है, या आदर्श परिनालिका है, यानी कि बिल्कुल अनंत लंबाई की परिनालिका है और सारी बातें उसमें आइडियल हैं कि सारे फेरे जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए, उनके सबके तल जो है वो समांतर होने चाहिए। तो ऐसी आदर्श परिनालिका अगर है तो उसके कारण बाहर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जीरो होगा। यानी कि एक सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होती है। वो हमें बाद में चल के कैलकुलेट करनी है। दूसरा तरीका आप और समझ सकते हो कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो कैसे होता है। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो शो करने के लिए मैं इन सब लूपों में से कोई भी दो लूप ले लेता हूं जो एक दूसरे के जस्ट पास पास रखे हुए हैं। बहुत सारे लूप हैं यहाँ से यहाँ तक, इनमें से कोई भी दो लूप लेके चल रहा हूँ। जैसे एक लूप ये और दूसरा लूप ये, है ना। अच्छा, क्योंकि दोनों लूप एक ही परिनालिका के ले रखे मैंने, कोई भी दो पास पास वाले लूप हैं, तो दोनों में जो करंट फ्लो हो रही होगी वो भी सेम होगी और सेम डायरेक्शन में होगी। यानी कि अगर इस वाले लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही है ना क्लॉकवाइज, तो इस वाले लूप में भी आई धारा ही प्रवाहित होगी, वो भी क्लॉकवाइज। और इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं मैंने एक पॉइंट ले रखा है जिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं कितना होगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट अगर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इसका मतलब परिनालिका के बाहर है, क्योंकि ये दोनों लूप तो ये हो गए बीच के कोई, और पॉइंट ये वाला मैंने ले रखा है जो कि परिनालिका के बाहर है। इस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना कितना होगा। उससे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक और गुण आपको समझना पड़ेगा। हालांकि कई सारे गुण इसके हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, मैं केवल वो गुणों की बात कर रहा हूँ जिनकी हमें यहाँ पर अभी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ये सारे गुण आपको अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलने हैं। तो एक गुण आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमसे किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट से होकर जाने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, और वो स्पर्श रेखा हमें बताती है कि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी। तो जैसे ये एक पॉइंट है, मान लें इस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है किधर होगी। तो मैं क्या करूँगा, पहले ये देखूँगा कि इस पॉइंट से होकर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जा रही है वो किधर जा रही है। जैसे मान लो ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो इस पॉइंट से होकर ऐसे करके जा रही है यूँ। तो अब मुझे इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर एक टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा खींचनी है, और वो स्पर्श रेखा जो आएगी वो कुछ ऐसे करके आएगी, है ना।
इधर मैंने डायरेक्शन क्यों दिखाई है स्पर्श रेखा की, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा यूं करके जा रही थी। अगर वो उधर से ऐसे करके आ रही होती तो मैं इधर दिखाता डायरेक्शन। तब ये जो स्पर्श रेखा है वो हमें बताएगी इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी। ऐसे ही अगर कोई और पॉइंट दिखाऊं मैं आपको, जैसे ये एक पॉइंट है ना, इससे कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे करके जा रही है यूं करके, इस पॉइंट पर हमसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछी गई है, तो फिर से मैं एक स्पर्श रेखा खींच दूंगा। अब की बार वो स्पर्श रेखा कुछ ऐसे करके आएगी, तो हमें ये पता चल गया कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो अगर मैं ये पता करना चाहता हूँ कि इन दोनों लूपों की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की दिशाएं किन किन दिशाओं में होगी, तो उनके लिए पहले मुझे वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखानी पड़ेंगी जो इस पॉइंट से होकर जा रही हैं इनकी तरह। तो जैसे ये वाले लूप में धारा ऐसे घूम रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ऊपर की तरफ होगी उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, तो ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन यूँ है ना, ऐसे ही तो घूम रही है करंट, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर वाले भाग में यूँ। तो मैंने अंगूठा कर दिया इधर और उंगलियों को ऐसे करके मोड़ा, क्योंकि जैसे उंगलियां कर्ल हो रही हैं, जैसे उंगलियां घूम रही हैं, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी घूम रही होगी। तो मैंने आपको ये एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा दिखा दी। इसमें बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, वैसे तो मैंने आपको केवल वो वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा दिखाई है जो इस पॉइंट से होकर जा रही है, क्योंकि बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं है दिशा के लिए। अच्छा, ऐसे ही इस वाले लूप में भी करंट ऐसे करके फ्लो हो रहा है, तो इसमें भी मुझे ऐसे ही हाथ घुमाना है यूँ करके, तो इसकी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे ही आएगी घूम के। बस अंतर इतना है कि इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा यूँ घूम रही थी ऐसे, और इसकी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा यूँ घूम रही है। अंतर क्या होगा, तो दिशाओं का होगा, देखेंगे अभी। तो देखो ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट पर अब तुम देख रहे हो ना कि इस पॉइंट से होकर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, ये भी जा रही है और ये भी जा रही है। तो मैं यहाँ अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना चाहता हूँ इस रेखा के अकॉर्डिंग, तो वो आएगी ऐसे करके, क्योंकि स्पर्श रेखा खींचनी होती है। तो ये वाली रेखा पर अगर मैं एक स्पर्श रेखा खींचूंगा तो वो ऊपर की तरफ आएगी, और देखो ये वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो वो नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि ये ऐसे घूम रही है ना। तो हमें पता चलेगा कि इन दोनों लूपों ने यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनाए हैं ना, वो डायरेक्शन में तो अपोजिट हैं, लेकिन वो दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, क्योंकि दोनों ही लूप जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों के आकार समान हैं, दोनों में करंट सेम परिमाण का और सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये वाले लूप ने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर बी बनाया है, तो ये वाले ने भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी ही बनाया होगा। तो आप देख रहे हो इस पॉइंट पर दोनों लूपों के कारण दो मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और अब यहाँ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बचेगा वो होगा जीरो। तो बस हमें पता चल गया कि कोई भी परिनालिका के बाहर किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो जीरो होता है ना, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो जाता है। और अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है उसकी बातें हम पहले से ही करके आ रहे हैं कि अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सेम होता है, बाहर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि कोई भी परिनालिका, अगर मैं धारावाही परिनालिका और अनंत लंबाई की परिनालिका की बात कर रहा हूँ ना, तो कोई भी धारावाही अनंत लंबाई की परिनालिका के अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा होगा, बाहर उसकी वैल्यू जीरो होती है। सिरों पर आकर क्योंकि रेखाएं यूँ फैलने लग गई हैं, तो यहाँ पर आकर चुंबकीय क्षेत्र फिर एक जैसा नहीं रहेगा, यहाँ आकर वो घटने लग जाता है। अब ये तो हमें पता चल गया कि अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा होता है, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, यानी अंदर अलग अलग बिंदुओं पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा तो होगा, लेकिन परिमाण में कितना है, तो ये हम निकालेंगे अब एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके। तो ये है अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका, और हमें इसके अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि वो मैग्नीट्यूड में परिमाण में कितना होगा। एम्पियर्स लॉ लगाना है। एम्पियर्स लॉ क्या है, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा है ना इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समेसन आई। अब ये वाला नियम लगाने के लिए पहले मुझे कोई न कोई एक बंद पथ, एक एम्पीरियन पथ लेना पड़ेगा, और इस बार मैं एक एम्पीरियन पथ लेता हूँ कुछ इस तरह से, है ना, एक रेक्टेंगुलर शेप में, एक आयताकार आकृति का मैंने ये एक एम्पीरियन पथ ले रखा है, ये वाला।
हालांकि ये आपको थोड़ा सा और लग रहा होगा कि अब की बार हमने आयताकार आकृति का क्यों लिया है, क्योंकि पिछली बार जहाँ भी हमने एम्पियर पथ लिया था हर जगह वो वृत्ताकार रूप में लिया था, और उसकी वजह थी हम उसको सर्कुलर फॉर्म में क्यों लेते थे, ताकि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम रहे। और क्यों हम हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम रखना चाहते थे, ताकि बी की वैल्यू कांस्टेंट होने पर बी को आराम से बाहर ला सकें और हमारा इंटीग्रेशन ईजी हो जाए। यहाँ आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी अपने आप के हमने रेक्टेंगुलर ही क्यों लिया। आप चाहो तो रेक्टेंगुलर ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसको स्क्वायर रूप में ले सकते हो, वर्गाकार ले सकते हो, लेकिन यहाँ वृत्ताकार लेने से बात नहीं बनेगी। आप एक बार खुद करके देखना, तब आपको पता चलेगा कि क्या परेशानियाँ आएंगी सामने। मैं इस बंद आयताकार पथ को कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे P है ना, Q R S। इस बंद पथ की लंबाई कितनी है, तो वो है L। चौड़ाई की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो दिखाने की जरूरत नहीं है, लंबाई हमने इसकी दिखा रखी है L। तो ये अनंत लंबाई की परिनालिका है, इसके अंदर ये एक पॉइंट है, मैं इसको मान लेता हूँ कुछ भी O पॉइंट मान लो। इस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने उसके लिए एक एम्पीरियन पथ ले रखा है, आयताकार शेप में लिया है, लंबाई L है, और ये इस पॉइंट से होकर गुजर भी रहा है ना। अच्छा, ये सारी बातें हम जो करने वाले हैं वो अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए करने वाले हैं। साथ ही साथ मेरे पास और क्या जानकारी है, तो ये पता है कि ये वाली जो धारावाही परिनालिका है इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I। एक जानकारी मेरे पास और है कि ये वाली परिनालिका की एकांक लंबाई में है ना, फेरों की जो संख्या है, एकांक लंबाई में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको हम मान के चल रहे हैं स्मॉल n, है ना। पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हमने n मान रखी है, या फिर हमें दी गई है कि फेरों की संख्या एकांक लंबाई में n है, धारा जो प्रवाहित हो रही है वो I है। तब हमें बताना है इसके अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब ये वाले बंद पथ के लिए एम्पियर्स लॉ अप्लाई करते हैं। कौन सा पथ है, PQRS है, तो मैं उस पथ को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, PQRS। बाकी सेम वही BDL cos थीटा बराबर म्यू नॉट समेसन I, है ना। इससे कंफ्यूज मत होना, ये PQRS केवल इसके लिए है कि आप जो बंद पथ लेके चल रहे हो या आप जो एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर रहे हो वो कौन से पथ के लिए कर रहे हो, तो PQRS के लिए कर रहे हैं हम बस, और कोई मतलब नहीं, बाकी सेम है ये और ये। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो इक्वेशन आ रहा है ना, इस समीकरण की लेफ्ट साइड को अलग से सॉल्व कर लूँ, यानी कि इसकी वैल्यू मैं अलग से निकाल लूँ, तब रख दूंगा यहाँ पर, और समेसन I की वैल्यू अलग से निकाल के फिर रख देंगे। अरे म्यू नॉट को तो क्या सॉल्व करना, ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो हमें पहले से पता ही होती है। तो मैं इसकी लेफ्ट साइड को अलग से सॉल्व करके फिर जो वैल्यू आएगी निकल के वो यहाँ रख दूंगा इसकी जगह पर, और समेसन I का मान अलग से निकाल के यहाँ पर रख लेते हैं ना। तो इस इक्वेशन को तो हम यहीं छोड़ लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन आया, और अब मैं इसकी लेफ्ट साइड लेके चल रहा हूँ, यानी कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो वो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले रखी है, क्या है, PQRS, ये वाले बंद पथ के लिए BDL cos थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है। अब जरा ये ध्यान दें कि ये वाला जो बंद पथ है ना PQRS, इस पूरे बंद पथ के लिए मुझे चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन करना है, तो मैं इस समाकलन को 4 भागों में तोड़ सकता हूँ, विभाजित कर सकता हूँ। यानी कि हम इस पूरे बंद पथ के लिए समाकलन करना चाहते हैं। एक तो पहले हम इस पर डायरेक्शन कंसीडर कर लें कि हम इस पर किस दिशा में चलना चाहते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वो आप पे डिपेंड करता है। मान लो मैं इसमें क्लॉकवाइज चल रहा हूँ यूँ करके, है ना, क्लॉकवाइज चल के वापस वहीं पे लौट के आएंगे। तो इस पूरे बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन करने के लिए मैं क्या करूं कि पहले केवल इतने भाग के लिए कर लूं, फिर QR इस भाग के लिए समाकलन कर लें चुंबकीय क्षेत्र का, फिर RS के लिए, फिर SP के लिए, 4 अलग अलग भागों के लिए समाकलन करके फिर सबको जोड़ देंगे, तो पूरे बंद पथ के लिए समाकलन हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो टर्म है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले PQ इस पथ के लिए समाकलन करें BDL cos थीटा का, है ना, फिर हम किसके लिए करें, QR, ये वाला QR पथ के लिए समाकलन करेंगे, QR BDL cos थीटा, फिर RS के लिए BDL cos थीटा, और लास्ट में फिर SP पथ के लिए समाकलन करेंगे, वही BDL cos थीटा का। और जब ये चारों समाकलन हो जाएं फिर इन सबको जोड़ देंगे
तो ये इनके बंद पथ के लिए समाकलन हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ मैंने किसी पर भी रिंग नहीं लगाई है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि अलग अलग जब मैं पथ लेके चलता हूँ तो ये पी क्यू जो है वो कोई बंद पथ नहीं है। बंद पथ तब बनता है जब ये चारों मिल जाते हैं, इसीलिए आप इसका सिंपल इस तरह से समाकलन करेंगे। अब हमें करना क्या है कि इन चारों की वैल्यू निकाल के इनकी जगह रख देनी है, तो फिर मुझे वो LHS जो हमने ले रखा था उसकी भी वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं पहले इसको अलग से लेके चलता हूँ, क्या PQ इस पथ के लिए BDL cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी वो हमें देखनी है ना। तो इसकी वैल्यू होगी देखो 0। अब आप सोचो कि इसकी वैल्यू 0 होने की वजह क्या है। हमें पता है हम जब एम्पियर्स लॉ लगाते हैं ना, तो पहले मुझे उस पथ पर जो PQ में लेके चल रहा हूँ उस पथ पर कोई ना कोई एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो मैं एलिमेंट या तो यहाँ ले सकता हूँ, यानी कि परिनालिका के अंदर भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये जो पथ है ना PQ वो अंदर भी है और उसका कुछ भाग बाहर भी है। तो अगर मैं मान लो अंदर ले लूँ तो यूँ ही तो चल रहा हूँ इस पर, तो अगर अंदर में अगर लेता हूँ ना यहाँ पर कोई भी छोटा सा अल्पांश DL लंबाई का, तो उसकी डायरेक्शन तो यूँ होगी, क्योंकि हम ऐसे करके चल रहे हैं यूँ करके, है ना। तो अल्पांश की डायरेक्शन यूँ और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन यूँ होगी। तो मैं देख रहा है ना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यूँ निकल के जा रही हैं, बाहर चलती हैं N से S की तरफ, अंदर चलती हैं S से N की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र की जितनी भी दिशा अंदर होगी वो सब अंदर की तरफ, मतलब ऐसे S से N की तरफ। तो ठीक है, अल्पांश की डायरेक्शन यूँ और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की डायरेक्शन ऐसे करके दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई 0। और जब इसकी वैल्यू 0 तो ये पूरे समाकलन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। हालांकि आपके दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि cos 90 की वैल्यू 0 होने पर ये पूरा 0 होगा, और 0 का समाकलन हम करते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो ये भी तो कांस्टेंट है। अरे 0 भी तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ही तो आया है। हाँ, अगर कोई अननोन कांस्टेंट हो, मतलब हमें पता ही ना हो कि क्या कांस्टेंट आने वाला है, तब हम वहाँ पे कांस्टेंट C लिख दिया करते हैं या कुछ भी और सिंबल यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हमें पता है कि एक्चुअल में उस कांस्टेंट की वैल्यू है कितनी, तब तो फिर वो कांस्टेंट ही रखेंगे। अब हमें पता है कि जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनके लिए तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन हो गया 0, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 0। तो ये वाले समाकलन का आंसर 0 क्यों आया है, क्योंकि मैंने जो एलिमेंट लिया था वहाँ थीटा 90 डिग्री बन रहा था, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री थी, इसलिए 0। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था एलिमेंट यहाँ ना लेकर मैं यहाँ कहीं ले लेता। सोचो जब यहाँ लेता यानी कि बाहर लेता परिनालिका के, तो परिनालिका के बाहर ही मैग्नेटिक फील्ड 0 था, और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 है तो B की वैल्यू 0 होने की वजह से भी ये चीज़ 0 ही आनी थी, है ना। अब आ जाते हैं दूसरे वाले समाकलन पर, यानी इसका मान कितना आएगा QR पथ के लिए BDL cos थीटा, इसकी वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि इसके लिए जब अल्पांश लूँगा तो ये रहा QR, यहाँ कहीं लेना पड़ेगा मुझे, तो ये परिनालिका के बाहर है, और बाहर है तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर 0 होता है, तो ये भी 0 ही हो जाएगा। ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ B की वैल्यू 0 थी। फिर हम तीसरे वाले समाकलन को लेके चलते हैं, क्या है RS BDL cos थीटा, है ना, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। सेम वही वजह, एलिमेंट यहाँ लोगे तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान 0 होगा, अंदर लोगे तो थीटा 90 होगा। दोनों में से कोई भी ले लो, लेकिन आंसर 0 ही आएगा। ये 0 क्यों, क्योंकि B की वैल्यू 0 कर दो, या फिर आप कह दो कि मैंने अंदर लिया था तो थीटा की वैल्यू वहाँ पे 90 डिग्री थी, 90 डिग्री, है ना। अब आ जाते हैं चौथे वाले पर, इस पर तो SP पथ के लिए BDL cos थीटा, इसका समाकलन कितना होगा वो जरा करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार अल्पांश जो है वो यहाँ है अंदर, ये पूरी SP भुजा अंदर ही है। तो यहाँ कहीं भी मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, मान लो ये ले लिया एलिमेंट, यहाँ ये वाला इतना बड़ा, डायरेक्शन ये होगी, अल्पांश की डायरेक्शन ये और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे करके, तो थीटा हो गया 180। और इस पूरी भुजा पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि पूरी भुजा परिनालिका के अंदर है, और परिनालिका के अंदर हर पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो समान होता है ना। तो B की वैल्यू तो कांस्टेंट है, और थीटा की वैल्यू कितनी है 180। तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, B को तो बाहर ले लूँगा क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर DL cos 180, और cos 180 का मतलब -1, तो माइनस अलग कर लूँ B, और अंदर बचा DL, है ना, और पथ कौन सा है SP।
अब देख लो dl का मतलब ये वाले अल्पांश की लंबाई, समाकलन dl का मतलब इस पूरे sp पथ की लंबाई, क्योंकि समाकलन sp पथ के लिए किया जा रहा है ना, और पूरे sp पथ की लंबाई कितनी है l, इसका मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा l आ जाएगा, तो माइनस bl। ये हमें वैल्यू मिल गई ये वाले समाकलन की, इन चारों की वैल्यू मिल चुकी हैं। अब इनकी जगह रख देते हैं, तो फाइनली मुझे इस बंद पथ PQRS इसके लिए BDL cos थीटा का समाकलन बंद पथ के लिए है, कितना आया देखो, इसकी वैल्यू 0 0 0 और माइनस BL है ना, तो आंसर इसका कितना रह जाएगा माइनस BL। तो LHS जो हम लेके चल रहे थे उसकी वैल्यू हमें फाइनली पता चल गई है। अब समेसन I की ओर निकाल लेते हैं, दोनों को एक साथ रख देंगे। समेसन I देखें, समेसन I का मतलब क्या होता है कि जो हमने बंद पथ लिया हुआ है ना, उस बंद पथ से होकर जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि बंद पथ ने जो तल बनाया है ना, उस तल को भेदती हुई, उसको पेनिट्रेट करती हुई जो धाराएं जा रही हैं वो हमें काउंट करनी होती समेसन I के लिए। अब तुम जरा यहाँ ध्यान देना कि ये जो मैंने बंद पथ ले रखा है ना, इसकी लंबाई कितनी है L, एक अंक लंबाई में कितने फेरे हैं N, तो इस बंद पथ ने कितने फेरों को घेर रखा होगा अपने अंदर, यहाँ से यहाँ तक जो फेरे आ रहे हैं वो कितने होंगे N इंटू L। अरे एक अंक लंबाई में N फेरे, तो L लंबाई में कितने फेरे हो गए N इंटू L, यानी इसके अंदर टोटल कितने फेरे आ गए NL, ये 1 2 3 4 ऐसे करते करते NL फेरे हो गए। और हर फेरे में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है I। अब देखें ज़रा कि पीछे से धारा यूँ जा रही है और इस लूप के अंदर होके PQRS जो बंद पथ मैंने दिखा रहा है ना, इसके अंदर होके धारा यूँ आती है, यही तो हो रहा था ना, यूँ करके जाती है और उधर से फिर यूँ घूम के आती है। तो इसका मतलब धारा आती तो अंदर होके है, लूप के अंदर होके आ रही है, लेकिन जाती कहाँ से है पीछे, बाहर होके। और जो धारा बाहर होके जा रही है लूप के, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि समेसन I का मतलब बंद पथ से होकर गुजरने वाली धाराएं। तो आते समय बंद पथ से होकर गुजरती हैं, जाती हैं बाहर होके, फिर अगली बार लौट के आती है, फिर बाहर होके जाती है। जो बाहर होके जा रही है हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो लूप के बाहर है। हमारा लेना देना केवल उन धाराओं से है जो अंदर होके आती हैं। तो एक फेरा इसके अंदर है तो धारा यूँ आई, I धारा हो गई, फिर वही धारा घूम के वापस आ रही है तो 2I हो गई। हाँ, अगर ऐसा होता कि यूँ जा रही है और यूँ ही आ रही है तो I गई पॉजिटिव मान लो, लौट के आई तो नेगेटिव, लेकिन केवल जा ही रही है, इधर से केवल जा रही है, पीछे से जब आती है तो वो तो कहीं और होके आती है। तो एक फेरा होगा तो I धारा, दूसरे फेरे में एक और बार आ जाएगी तो 2I, फिर तीसरे फेरे में और आ जाएगी घूम के 3I, ऐसे ऐसे टोटल NL फेरे हैं, सब में I धारा केवल आ रही है, लूप से होकर आ रही है, जाती तो कहीं और होके है। तो टोटल कितनी धारा होगी NL इंटू I, इतने फेरे, सब में I धारा, तो प्रत्येक की कुल धारा कितनी होगी NLI। तो हमें समेसन I की वैल्यू पता चल गई NLI। अब जरा ये देख लेते हैं कि ये जो समेसन I की वैल्यू आई है ना NLI, वो नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, परिपाटी भी तो लगानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने दाएं हाथ की उंगलियों को लूप पर चलने की डायरेक्शन में घुमाते हैं। मैं लूप पर यूँ चल रहा था तो उंगलियों को भी ऐसे ही घुमाया, अंगूठा अंदर जा रहा है तो जो करंट अंदर की तरफ जा रही होगी वो पॉजिटिव, और जो इधर आ रही होगी बाहर की तरफ वो नेगेटिव। इस लूप के अंदर होके जितनी भी धाराएं आ रही हैं वो तो सब यूँ आ रही हैं, अरे जाती तो बाहर होके, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। जो अंदर होके आ रही हैं वो सब ऐसे हैं और अंगूठा अंदर है, इसका मतलब सारी धाराएं नेगेटिव हैं। सब धाराएं नेगेटिव है तो टोटल जो आएगा वो भी नेगेटिव ही आएगा। समेसन I की वैल्यू मुझे मिल गई है, ये वाले टर्म की यानी कि LHS जो है उसकी वैल्यू मुझे मिल गई है। इनको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं ना, तो इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये है माइनस BL है ना, माइनस BL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट समेसन I ये रहा माइनस NLI, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, L से L कैंसिल हुआ, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। एक अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका के अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है। इससे भी मत चिपक जाना कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो केवल अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए ही लागू होगा।
ये फॉर्मूला एक ऐसी व्यावहारिक परिनालिका के लिए भी लागू किया जा सकता है जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है उसकी रेडियस की तुलना में। एक्चुअल में अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए ही होगा ये फॉर्मूला तो, लेकिन अगर कोई सोलेनॉइड ऐसी है जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है ना उसकी रेडियस की तुलना में, उसके लिए भी हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बिहेव करेगी एक अनंत लंबाई की परिनालिका की तरह। अगर हमारे पास एक ऐसी व्यावहारिक परिनालिका है जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा दे रखी है उसकी रेडियस की तुलना में, कितनी है, टोटल लंबाई उसकी L बताइए हमें, है ना, और उसमें फेरों की टोटल संख्या जो है वो N है, तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो गई फिर, देखो L लंबाई में n फेरे, तो एकांक लंबाई में n/L फेरे, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कोई तो स्मॉल n बोल रहे हैं, तब स्मॉल n की जगह तुम ये रख दोगे कैपिटल N/L, तो फिर B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni कैपिटल N/L, तब मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा। ये ऐसी परिनालिका के लिए जिसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है उसकी रेडियस की तुलना में, मतलब वो व्यवहार कर रही है एक अनंत लंबाई की परिनालिका की तरह, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। अच्छा, ये सारी बातें जो अब तक हमने करी है ना, ये तो कोई ऐसी परिनालिका के लिए करी है जिसकी लंबाई या तो इनफाइनाइट है या फिर उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है रेडियस की तुलना में। लेकिन अगर हमारे पास में कोई ऐसी परिनालिका है जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब सीमित लंबाई की अगर कोई परिनालिका है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो। सीमित लंबाई की परिनालिका के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है 1/2 म्यू नॉट Ni cos phi1 माइनस cos phi2, है ना। इसमें phi1 phi2 क्या है वो अभी बताता हूँ। n क्या है, जो भी हमें परिनालिका दी गई है, सोलेनॉइड दी गई है, उसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, I उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है। phi1 phi2 क्या है, तो उसके लिए मुझे पहले एक परिनालिका वो वाली दिखानी पड़ेगी, तो ये है सीमित लंबाई की परिनालिका, है ना। ये इसके मैं आपको दो सिरे दिखा रहा हूँ, बाकी इस पर तार भी लपेटा होगा, उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये परिनालिका की एक्सिस है ना, ये इसकी अक्ष हो गई, जो परिनालिका मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उसकी अक्ष है, और इसकी अक्ष पर मैंने यहाँ कहीं एक पॉइंट लिया हुआ है P, जिस पर मैं मैग्नेटिक फील्ड बता रहा हूँ इतना है ना, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी है। अब phi1 और phi2 क्या है, तो देखो ये जो एंगल है ये वाला, ये होता है यहाँ पर phi1। इसका डेरिवेशन एक्सप्रेशन वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है, आपको केवल डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर परिनालिका लिमिटेड है ना, सीमित लंबाई की है, और उसके ये वाले एंगल हमें दे रखे हैं, एक तो ये वाला एंगल phi1 है और दूसरा ये जो एंगल है ये वाला, ये होता है phi2। अगर ये दोनों एंगल हमें दिए गए होते हैं तो किसी भी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड फिर इस फॉर्मूले के द्वारा शो कर सकते हैं, इतना चुंबकीय क्षेत्र होता है ना। तो phi1 phi2 क्या हो गए, परिनालिका के दोनों सिरों द्वारा प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर, जो भी हमने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ ले रखा है ना, उसकी स्थिति पर अक्ष के साथ बनाए गए कोण है, अक्ष के साथ ये phi1 और दूसरा जो बन रहा है अक्ष के साथ में वो phi2 है। ये दोनों कोण अगर हमें पता है उस पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्मूले के द्वारा शो करना है। आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन नहीं है इसका अपने सिलेबस में। इसके आधार पर हम एक दो बातें कर सकते हैं अलग अलग स्थितियों को लेकर। जैसे पहली स्थिति, अगर मैं ये बता दूं कि ये परिनालिका अनंत लंबाई की होती है ना, अभी तो सीमित लंबाई की है, तब P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। अगर पॉइंट यही रहे लेकिन परिनालिका अनंत लंबाई की, इसका मतलब ये सिरा अनंत तक जा रहा है ना, ये वाला सिरा अनंत तक जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में phi1 और phi2 की वैल्यू क्या हो जाती। अगर ये वाला सिरा अनंत तक जा रहा है तो देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये ऐसे झुकती चली जाती। अरे यहाँ से यहाँ लाऊंगा तो ये लाइन यहाँ से झुक के यहाँ आ जाएगी ऐसे करके, और दूर ले जाऊंगा तो और झुक जाएगी, और ले जाऊंगा तो और झुक जाएगी, बिल्कुल यहाँ ले आऊँगा तो झुकते झुकते इसी अक्ष के समांतर हो जाएगी लगभग। तो ऐसी स्थिति में phi1 की वैल्यू हो जाएगी 0, और ये वाला सिरा अनंत पर जा रहा है तो ये वाली जो लाइन है वो भी झुकती चली जाएगी यूँ करके। तो phi2 की वैल्यू जब ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 180, है ना। phi2 हो जाएगा उस टाइम पे 180। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, phi1 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 180, तो B इज इक्वल्स टू 1/2 म्यू नॉट Ni cos 0 माइनस cos 180। cos 0 1 हो गया
cos 180 -1 हो गया, इंटू माइनस तो +1 हो जाएगा, है ना, 1 + 1 2, और 2 से ये 2 कैंसिल, ये बच जाएगा म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। तो एक अनंत लंबाई की परिनालिका के अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, ये हमने अभी निकाला हुआ भी था अनंत लंबाई की परिनालिका को लेकर। पहली स्थिति ये। सेकंड सिचुएशन हम ऐसी लेके चल रहे हैं कि परिनालिका अनंत लंबाई की तो है, जो सोलेनोइड मैं आपको दिखा रहा हूँ वो अनंत लंबाई की तो है, लेकिन अब की बार जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो प्रेक्षण बिंदु है, वो किसी एक सिरे पर है, यानी कि ये सिरा यहीं पर है और दूसरा सिरा कहाँ पर है, अनंत पर है। तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब सोचो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से सरका के इधर लाऊं, तो जो लाइन ऐसे थी, जैसे जैसे मैं पॉइंट को इधर लाता जाऊँगा वैसे वैसे ये लाइन यूँ होती जाएगी, और जब यहाँ ले आऊँगा तो ये लाइन एकदम यूँ हो जाएगी। तब जो एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री का हो जाएगा। और दूसरा एंगल, क्योंकि ये तो अनंत पे ही जा रही है तो ये रेखा तो ये झुकती चली जाएगी, तो ये तो 180 ही रहेगा, यानी कि φ1 की जो वैल्यू होगी वो तो हो गई 90 डिग्री, और φ2 की जो वैल्यू है वो है 180 डिग्री। अब रख लेते हैं ये, तो B इज इक्वल्स टू 1/2 म्यू नॉट एन आई cos φ1, यानी कि cos 90 माइनस cos 180, तो ये तो 0, ये -1 इंटू माइनस +1, इसका मतलब ये आएगा 1/2 म्यू नॉट एन आई। तो कहने का मतलब ये रहा कि अगर परिनालिका अनंत लंबाई की है तो उसके किसी एक सिरे पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का आधा होता है, क्योंकि अंदर कहीं भी निकालोगे तो इतना आएगा, और सिरे पर, यहाँ पर या किसी भी सिरे पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वो आधा रह जाता है। रीजन भी आपको समझ में आना चाहिए कि अंदर जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थी सब एक दूसरे के पैरेलल चल रही थी, लेकिन सिरों पर जाकर क्या वो यूँ फैलने लग जाती है, यानी कि सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र घटने लग जाता है, और घट के कितना रह जाता है, अंदर वाले चुंबकीय क्षेत्र का आधा बच जाता है।